नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ओके, इस टेस्ट सीरीज में भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। और दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। और कूट में है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है कि एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश जो है वो सर एलिजा इम्फे थे, ना कि लिमेंस्टर थे, तो इस प्रकार जो इसमें कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है, नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और सूची 2 में है, नियामक अधिनियम 1773, पीटर्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। नियंत्रक परिषद की स्थापना जो है वो पीटर्स का भारत परिषद अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार इसमें ए का 1 से 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था, तो इस पर बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा प्रावधान किया गया था, तो इस प्रकार सी का जो है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा प्रावधान किया गया था इसका, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा, तो इसमें 2 1 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 2 1 3 4, तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला है 1833 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823 और तीसरा है प्राच्य एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है वो इन तीनों के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु पूर्वी देशों के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, ये ए है, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक एक दो और तीन।
जो 1813 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान है वो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यह प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1858 में किया गया है। तो इस प्रकार जो इसमें जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है उसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 और ऑप्शन बी है ये बी है ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 है उसके अंतर्गत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1961, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। ये उपयुक्त कोई नहीं इसमें सही है। ओके। संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ओके। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और यह 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? केंद्र में नहीं, ये प्रांत में होना चाहिए। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो किया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी एक दो और तीन।
जो प्रांतों की कार्यकारी परिषद में द्वैध शासन की व्यवस्था है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो ये गलत है, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। ओके, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण जो है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार जो 3 है वो इसमें सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 1 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा और ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय जो बनी थी वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनी थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, ऑप्शन बी 1917 एक्ट, ऑप्शन सी है 1919 एक्ट और ऑप्शन डी है 1915 एक्ट। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है वो 1919 के एक्ट द्वारा लाया गया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाने वाला भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और यह सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये सी है, सॉरी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों की प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यूरो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो था वो यूरोप वासियों से अधिक था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी 1937 और ऑप्शन डी 1935। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट वन में ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी और ऑप्शन डी है ए बी और सी। 1926 और 1935 का केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए और सी द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1947। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो है वो 1945 में किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है?
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी? ऑप्शन ए है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ऑप्शन सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और ऑप्शन डी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, न कि प्रांतीय विधायिका को। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा या सही नहीं है। ओके, तो इस प्रकार बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में संघीय व्यवस्था शामिल करने की व्यवस्था दी गई थी। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन ए प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को और ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार और ऑप्शन डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समुचित किया जाना। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव जो नहीं है वो देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी है इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है और ऑप्शन डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के
फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।